सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही लोकपाल के आदेश को रद्द कर पैच सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही लोकपाल के एक हालिया आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना खुद न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। इस पूरे डिसीजन के बाद से लगातार न्यायपालिका बनाम लोकपाल का जो विवाद है काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि हमारी वीडियो की रूपरेखा क्या रहने वाली है, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है चर्चा करेंगे। तो वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे खबर को लेकर के कि खबर यहाँ पर क्या निकल करके आई है, फिर पूरा मामला क्या है उसको भी समझेंगे कि लोकपाल का आदेश क्या आया था, लोकपाल ने आदेश क्यों दिया था, क्या तर्क यहाँ पर लोकपाल की तरफ से दिए गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या तर्क दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लोकपाल के आदेश को रद्द किया है या खारिज किया, थोड़े समय के लिए उस पर स्टे लगाया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं, क्या आदेश दिए हैं, क्यों आदेश दिया गया है। तो 3 यहाँ पर आपके तर्क हैं जो इस संबंध में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन 3 तर्कों पर बात करेंगे और फिर अंत में लोकपाल के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। एक सवाल भी आपको मिलेगा जिस सवाल पर का जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है आपका GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसे इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। पॉलिटी में आपका लोकपाल का टॉपिक भी आता है, पॉलिटी में आपका इंडियन जुडिशरी का सेगमेंट भी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं सबसे पहले खबर के बारे में कि खबर क्या है और खबर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो खबर जो चर्चा में आई है उसमें आपको मुख्य तौर पर यही देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के एक आदेश को खारिज कर दिया है, लोकपाल के एक आदेश को जो है रद्द कर दिया गया है। लोकपाल जो है हमारे जो लोकपाल हैं MM खांडविलकर, उनकी तरफ से एक आदेश दिया गया था जिस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े समय के लिए उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकपाल का ये जो आदेश है ये आदेश न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि लोकपाल का आदेश क्या था। तो 27 जनवरी को हमारे वर्तमान लोकपाल जो हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया था जिस आदेश में उन्होंने कहा था कि भारतीय हाई कोर्ट जो है, यानी कि अलग अलग राज्यों में जो आपकी हाई कोर्ट्स काम करती हैं, उन हाई कोर्ट्स के जज लोकपाल के दायरे के अधीन होंगे और लोकपाल हाई कोर्ट के जजों की जांच जो है कर सकते हैं। अब इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आदेश अगर लोकपाल हाई कोर्ट्स की जांच करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस की जांच करते हैं, तो ये आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। इस पूरे मामले की अगर आप बात करें तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, लोकपाल रजिस्ट्रार और जो शिकायत करता है उनको यहाँ पर नोटिस जारी किया था। तो ये ओवरऑल आपका पूरा मामला है, जो मामला हमने समझा। अब यहाँ पर मामला क्या है थोड़ा सा और डिटेल से इस पे बात करते हैं। तो हमारे लोकपाल के अध्यक्ष जो हैं, जिनका नाम है हमारे वर्तमान समय में लोकपाल है MM खांडविलकर, तो इन्होंने 27 जनवरी को आदेश जारी किया था जिस आदेश में हाई कोर्ट के जजों को लोकपाल के दायरे में शामिल कर लिया गया था। अब ये आदेश आया क्यों था उसकी यदि आप बात करें तो ये आदेश दिया गया था क्योंकि एक शिकायत गई थी लोकपाल के पास। लोकपाल के पास जो शिकायत गई थी उस शिकायत में ये कहा गया था कि एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने निचली अदालत के जज पर एक दबाव डाला और फैसले को बदलने की कोशिश की। जो शिकायत थी उस शिकायत में कहा गया था कि जो हाई कोर्ट के जज हैं वो इससे पहले जो है हाई कोर्ट में आने से पहले एक प्राइवेट वकील थे और एक कंपनी के साथ काम किया करते थे और जब वो जज बन गए तो उसके बाद उस कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। तो ऐसी बातें जो है वो आपको इस पूरी शिकायत में देखने को मिली थी। फिर शिकायत लोकपाल के पास पहुंचती है और लोकपाल के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न था वो इसी बात को लेकर के था कि क्या लोकपाल हाई कोर्ट के जज की जांच कर सकते हैं। तो लोकपाल ने क्या यहां पर कहा, लोकपाल ने हाई कोर्ट के जज को लोक सेवक के तौर पर, पब्लिक सर्वेंट के तौर पर स्वीकार किया और 2013 का जो लोकपाल अधिनियम है उसके तहत जो है हाई कोर्ट के जज को अपने दायरे में शामिल कर लिया। क्या क्या तर्क दिए गए इस संबंध में, उन तर्कों की यदि आप बात करें तो हमने देखा कि लोकपाल अधिनियम है 2013 का। इस अधिनियम की एक धारा है, अधिनियम की धारा है धारा 14(1)(f। ये धारा क्या कहती है, ये धारा कहती है कि बेसिकली आपका लोकपाल उन निकायों के प्राधिकरणों पर अधिकार प्राप्त है जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हैं। यानी कि अगर संसद कोई कानून लेकर के आती है और उस कानून के माध्यम से किसी बॉडी का गठन किया जाता है तो उस बॉडी के जो प्राधिकारी होंगे, उस बॉडी के जो ऑफिशियल्स होंगे,
उनकी जांच लोकपाल द्वारा की जा सकती है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? लोकपाल अधिनियम 2013 का जो सेक्शन 14 है उसमें आपको ये प्रोविजन देखने को मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि यहां पर तो लिखा हुआ है कि अगर संसद किसी अधिनियम के माध्यम से लेकर के आती है, लेकिन जो आपकी हाई कोर्ट्स हैं वो तो संसद ने नहीं बनाई है, तो यहां पर इसका अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन जो है, व्याख्या जो है, वो लोकपाल की तरफ से की गई है। उनका ये कहना है कि दरअसल भारत की जो अधिकांश हाई कोर्ट्स हैं, उन हाई कोर्ट्स को संविधान से नहीं बनाया गया, उन हाई कोर्ट्स को ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान दो कानून यहाँ पर आए थे। इसमें पहला कानून है आपका इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 और दूसरा कानून है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो लोकपाल ने यहाँ पर यह कहा कि भारत की जो हाई कोर्ट्स हैं वो इन दोनों कानूनों के माध्यम से बनाई गई थी और भारत के संविधान ने हाई कोर्ट्स को केवल मान्यता दी थी। तो हाई कोर्ट संविधान से बनाई नहीं गई हैं। हाई कोर्ट्स जो हैं वो एक संसद के कानून के माध्यम से बनाई गई हैं, जो कानून तब आया था जब भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन था तो वो संसद का ही कानून। तो इस तर्क का इस्तेमाल करते हुए, इस पूरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, इस व्याख्या का इस्तेमाल करते हुए लोकपाल ने हाई कोर्ट के जजों को अपने दायरे में शामिल कर लिया है। तो ये हमने सबसे पहले यहां पर देखा कि इसीलिए लोकपाल ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया है। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। नोएडा की जो क्लासेस हैं, नोएडा का जो कैंपस है, वहां पर नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है उसकी शुरुआत आज से ही हो रही है। आज जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, उसमें भी एडमिशन प्रारंभ है। तो यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है हमारा 8750187501। इस पर आपको और विस्तार से जो है जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि मामला क्या है, इस पूरे मामले में लोकपाल की तरफ से क्या तर्क दिए गए थे। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के तर्कों की यदि आप बात करें, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकपाल का ये जो डिसीजन है ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, उसका उल्लंघन करता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस से जुड़े प्रोविजन अगर आप देखें तो भारतीय संविधान में दो आर्टिकल्स हैं जो कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 50 और एक है आर्टिकल 121। दोनों पर अभी हम बात करेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो यदि आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों को लोकपाल के दायरे में लाने से न्यायिक स्वतंत्रता जो है कमजोर होती है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस कमजोर होती है। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, संविधान के मूल अंग का हिस्सा है। इसीलिए जो लोकपाल हैं वो इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 50 की यदि आप बात करें, अनुच्छेद 50 ये कहता है, अनुच्छेद 50 जो है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलगाव की बात करता है, आइसोलेशन की बात करता है। तो यहाँ पर कहा गया है आर्टिकल 50 जो है वो ये कहता है कि सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो हैं वो आपस में अलग रहेंगे, तो ताकि न्याय कार्य जो है उसमें हस्तक्षेप से बचा जा सके। फिर आपका आर्टिकल 121 जो है वो ये कहता है कि संसद को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है सिवाय महाभियोग के, यानी कि केवल और केवल संसद ही जो है वो ही आपका न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा कर सकती है, और वो भी केवल एक ही सिचुएशन में, जब आपका जो जुडिशियल ऑफिसर है या फिर जो आपका जज है उसके खिलाफ इंपीचमेंट का प्रोसेस चल रहा हो, उसके खिलाफ महाभियोग चल रहा हो, केवल तब ही जो है वो आपका न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा की जा सकती है। तो एक तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के तर्क का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है संविधान के तहत की जाती है। जैसे हमने देखा कि जो आपके लोकपाल थे उन्होंने ये तर्क दिया था कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो संविधान से नहीं बनी है, संविधान से उनकी उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि संसद के कानून से होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका में चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो चाहे हाई कोर्ट की बात हो, जो भी नियुक्तियां की जाती हैं वो नियुक्तियां किसी कानून से नहीं होती हैं, बल्कि वो नियुक्तियां आपका संविधान के माध्यम से की जाती हैं। जैसे अगर आप देखें आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। आर्टिकल 217 अगर आप देखें, 217 अगर आप देखें तो ये हाई कोर्ट में नियुक्ति की बात करता है। तो संविधान में स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट की बात की गई है, इसको आप इंकार नहीं कर सकते हैं। तो पहला तर्क जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेकर के था, दूसरा तर्क आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के है। तीसरा तर्क अगर आप देखें तो तीसरा तर्क आपका ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि न्यायिक निगरानी का काम जो है, यानी कि जुडिशियल जांच का जो काम है वो केवल दो ही तरीके से हो सकता है। या तो जुडिशरी खुद अपने अंदर अपने आचरण की जांच कर सकती है, या फिर आप किसी न्यायाधीश पर इंपीचमेंट के माध्यम से जांच कर सकते हैं।
जुडिशियल ओवरसाइट का कोई और तरीका जो है हमारे पास मौजूद नहीं है। यानी कि आप संसद के बाहर रह करके किसी व्यक्ति की, किसी न्यायाधीश की जांच नहीं कर सकते हैं। और अगर लोकपाल ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ये न केवल संविधान के मूल्यों के खिलाफ होगा, बल्कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ भी माना जाएगा। तो एक ये तर्क भी यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो ये 3 तर्क यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जिन तर्कों के आधार पर लोकपाल का जो डिसीजन है उसको रोका गया है। अब हम यहाँ पर एक बार ठहर करके बात कर लेते हैं लोकपाल के बारे में। लोकपाल क्या होता है? लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है, मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं। हमने देखा नए चेयरपर्सन कौन है, उनकी हमने बात की। और अधिकतम 8 मेंबर आपको लोकपाल में देखने को मिलते हैं। संस्था के चेयरपर्सन की यदि आप बात करें तो चेयरपर्सन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायाधीश जो हैं वो यहाँ पर जो लोकपाल के चेयरपर्सन हैं के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हैं। अधिकतम 8 मेंबर्स होते हैं वो हमने देखे, जिसमें से आधे मेंबर्स जो हैं वो आपका न्यायिक सदस्य होते हैं। इसमें से भी 50% जो आपके मेंबर हैं वो कम से कम आपका SC ST OBC और अल्पसंख्यक कैटेगरी से आने चाहिए, या फिर महिला कैटेगरी से आने चाहिए। तो ये प्रोविजन आपके किए गए हैं। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, या फिर 70 वर्ष की आयु तक वो जो है अपने पद पर बने रहते हैं। जो भी जल्दी आता है उनको अपना पद जो है छोड़ना पड़ता है। फिर सदस्यों की नियुक्ति जो है वो चयन समिति द्वारा की जाती है। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं। लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल गठित करती है, जिस सर्च पैनल के आधार पर जो भी आपके मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को चूज किया जाता है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? भारत के पहले लोकपाल थे न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में लोकपाल के पद पर जो है स्थापित किया गया था। 8 अन्य सदस्य भी नियुक्त हुए थे। इसके बाद न्यायमूर्ति पिनाकी घोष जो थे वो 2022 में रिटायर हो गए, और उसके बाद हमारे अगले जो न्यायाधीश थे, अगले जो आपके लोकपाल थे वो नियुक्त किए गए। 2024 में अगले लोकपाल न्यायमूर्ति MM खानविलकर को अगला लोकपाल जो है नियुक्त किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लोकपाल के बारे में हुए। इसके अलावा लोकपाल का ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है वो अगर आप देखें तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में शामिल नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट ज्यूरिसडिक्शन में शामिल नहीं होते हैं। बाकी जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ग्रुप A ग्रुप B के ऑफिसर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप C ग्रुप D, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर अपने कानून के माध्यम से किसी बॉडी का गठन किया है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी बॉडी को फंड देती है, या कोई बॉडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से चलती है, तो वो बॉडी भी लोकपाल के दायरे के अंदर आती है। उसके जो तमाम अधिकारी हैं वो भी लोकपाल के दायरे के अंदर आते हैं। तो ये हमने लोकपाल के दायरे की बात की कि दायरा क्या होता है। अब अंत में एक सवाल आपके लिए है, सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के आधार पर की जाती है? इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।